अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक अच्छी और भरपूर सेहत के लिए सुबह का भरपूर नाश्ता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग वक्त पर और मुनासिब नाश्ता नहीं भी करते और फख्र से बताते हैं कि जनाब मैं नाश्ता नहीं करता, या कोई डाइटिंग कर रहा हो तो वो कहता है कि मैं नाश्ता छोड़ देता हूँ। मैं बताती चलूँ कि मैं तो भरपूर नाश्ता करती हूँ सुबह उठते सार ही, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए वो बादशाह की तरह होना चाहिए। दोपहर का खाना अमीर जैसा और रात का खाना गरीब जैसा लेना ही सेहत की निशानी होती है। जबकि आजकल हमारे यहाँ पर देखा जा तरफ रात या बिल्कुल उलट ही होता जा रहा है कि सुबह स्कूल या कॉलेज और ऑफिस की जल्दी के बायस हम लोग नाश्ता ना होने के बराबर कर लेते हैं, और जब रात का खाना खाना होता है वो सबके साथ इकट्ठे बैठकर खाते हैं और पेट भरकर खाया जाता है वो वाला खाना। हकीकत यह है कि नाश्ता ही वो आपका मील है जो दिन भर के लिए आपको मुकम्मल एनर्जी फराम करता है, और रात के 8-10 घंटे के खाली पेट के बाद एक मुकम्मल नाश्ता ना सिर्फ हमारे जिस्म को ज़रूरत पूरी करता है बल्कि अगले कई घंटों के लिए आपको एनर्जेटिक भी रखता है। ओसाका यूनिवर्सिटी के एक तहकीक के मुताबिक भी आपको बताती चलूं कि जो लोग हफ्ते में ज़्यादा दिन सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं उनमें से 20% अफराद फॉलेज या दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। नाश्ता जो है इंसानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है ये जानते हैं माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिबा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर हिबा आज हम बात करें नाश्ते के हवाले से कि नाश्ता कितना ज़रूरी है। और जैसे नाश्ते को अंग्रेज़ी में ब्रेकफास्ट कहते हैं और ब्रेकफास्ट का मतलब है कि रोज़ा तोड़ना, ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये जो हम रात को सो जाते हैं और उसके बाद जो सुबह हम अपना रोज़ा तोड़ते हैं, ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए और इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्रेकफास्ट वो मील है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, वो ब्रेकफास्ट हमारी बॉडी में जब फ्यूल ही नहीं गया, एक कार है उसमें फ्यूल ही नहीं है तो कैसे चलेगी? बिल्कुल। हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है हमारे ब्रेकफास्ट है। लोग कहते हैं कि हम सुबह जल्दी है, हम बस एक कप दूध ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं और दिस इज इनफ फॉर ब्रेकफास्ट। आप देखें कि बाहर के फॉरेन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस ही आप जो है ना ब्रेकफास्ट पे करते हैं। बाकी वो मील बेशक पोर्शंस में ले लें, वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट और यहाँ पे ब्रेकफास्ट पहले ज़माने में ना ओल्ड डेज ब्रेकफास्ट बहुत अहमियत रखता था। माएँ अपने बच्चों को अच्छा खासा खाना नाश्ता करा कर भेजती थी। ऑफिस जाने से पहले मर्द हजरात नाश्ता करके जाते थे। उनकी फिटनेस का राज भी यही था कि वो मॉर्निंग इनटेक बहुत अच्छी लेते थे। देखिए अगर आप सुबह उठते साथ ही अपनी प्रॉपर कैलोरीज से कि ब्रेकफास्ट, रात की फास्टिंग इतनी लंबी चलती है आपकी 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज्म तो काम ही नहीं कर रहा होता, हमारी फैट डिपोजिशन, फैट बर्निंग प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता। जब हम सुबह उठते हैं और अगर हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो हमारी फैट रिडक्शन स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। एक मशीनरी होती है हमारे अंदर की वो चलने लग जाती है। देखिए अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे बनाया है कि हमारा जो जब हम ये ब्रेकफास्ट को नहीं लेते तो हमारा जो एक हमारी बॉडी में कंफ्यूज होता है हंगर जिसको कहते हैं हम हंगर हार्मोन, ठीक है, वो डेवलप हमारी बॉडी में होना बंद हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी जो है ना हमारी बॉडी जो है ना रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है और हम कहते हैं नहीं हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो हम इतना नहीं। कम से कम आप जो है ना आप एटलीस्ट उठते वक्त आप ये देखें कि हमने रात की फास्टिंग की हुई है और हम मॉर्निंग में उठे हैं, एटलीस्ट हमारा ब्रेकफास्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे पूरा दिन एक प्रॉपर मील के तौर पे, क्योंकि सबसे बेस्ट आपकी बॉडी के अंदर मील जो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पूरे दिन के लिए वो आपका ब्रेकफास्ट है। सबसे वो कहते हैं जैसे अभी आपने बात रिपीट की थी शहनशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए, ठीक है। लोग इस चीज़ को उल्टा करते जा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट है, बस मम्मी डैडी ब्रेकफास्ट होता है, एक चाय का कप ले लिया, एक बिस्किट ले लिया और रात को जाते साथ ही जो है ना फैमिली के साथ बैठकर एक प्रॉपर डिनर करके और रात को सो जाना। तो वो चीज़ आज बहुत ज़्यादा, और आप देखें इसी चीज़ की वजह से बहुत सी बीमारियां जो है ना
डेवलप हो गई हैं और बहुत सी भी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग एजिंग की तरफ ज्यादा, अर्ली एजिंग हमारे तरफ बढ़ती जा रही है, ये कह सकते हैं। और 20 पेशेंट बहुत होता जा रहा है। डायबिटीज आप देखें, डायबिटीज अब 70% पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हो गई है, टाइप 2 ज्यादा है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डेवलप हो रही है ना। हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा हो गई है। ये क्या है हमारी प्रॉपर हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज हो गई है, मैनेजमेंट नहीं है। हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से चलाएं और किस एंगल से चलाएं। तो हिबा, जब हम अगर नाश्ते की बात करें तो जब हमने नाश्ता करना है और सिलेक्ट कर रहे हैं हम कौन सी डाइट ले रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें एलिमेंट्स हम अपने नाश्ते में ऐड कर रहे हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्रोटीन और फाइबर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपके नाश्ते में, एटलीस्ट आपका जो नाश्ता है ना, उसमें प्रोटीन और फाइबर जरूर हो। प्रोटीन, जाहिर बात है, आपको पता है प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एज अ मसल स्ट्रेंथनिंग के तौर पे भी काम करती है, और फाइबर आपका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पराठे, अंडे और मतलब देसी घी, और यहाँ पे तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अगर ये समझना है कि आप सेहतमंद नाश्ता कर रहे हैं और बड़ा हैवी नाश्ता कर रहे हैं, तो उसमें घी वाले पराठे होने चाहिए, वो साथ ही कोई अच्छी खासी लस्सी और नान और चने, इस तरह के पराठे होने चाहिए, या इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो आप सेहत बख्श नाश्ता करते हैं। यही है सेहत बख्श नाश्ता? नहीं, ये सेहत बख्श नाश्ता नहीं। आप देखिए, अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें ना ब्रेकफास्ट की, तो उसमें ये देखें कि अगर हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले लेते हैं तो उससे हम हमारा जो जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उससे भी हम कंट्रोल हो जाते हैं, ओबीज की तरफ नहीं जा रहे होते, डायबिटीज की तरफ। अब वो सेहत बख्श नाश्ता है क्या, हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें हमारे लिए मतलब कह देंगे इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, इतनी अच्छी सी नेमतें जिसका हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, हम पराठे अंडे बना देते हैं। आप देखें, ओट मील का ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, नट्स का इस्तेमाल हम ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल आपने देखी है, जो लास्ट हमारा सेगमेंट भी होता है, विटामिन डेफिशिएंसीज। हम लोगों को ये नहीं पता कि हम अगर योगर्ट ले रहे हैं तो उसमें क्यों ले रहे हैं, हम कितनी ले रहे हैं। देखिए, अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक हेल्दी, अब बाउल ऑफ योगर्ट लें मीडियम साइज का, उसमें आप नट्स डाल लें, फ्रूट डाल लें, लेकिन कम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके साथ, फंक्शनल फूड्स के साथ कंट्रास्ट करना है ना। अब प्याला भर के दही का खा लेते हैं, साथ में 2 पराठे खा लेते हैं, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन ना। तो आप अगर मील्स की बात करें तो मील्स, मल्टीपल मील्स हैं जिसको आप कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम दलिया नहीं खा सकते। दलिया देखें, तो अगर कहते हैं कि हम नाश्ते में खाएंगे तो साथ नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए, दलिया साथ वो कहते हैं ना, कहते हैं अच्छा दलिया खा लिया, आप पराठे भी ले आओ। ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत इन है। लेकिन देखें, अगर आप दलिये को एक प्रॉपर मील, एक हेल्दी मील बना लें, कैसे बना सकते हैं? देखें, 2 वाइट एग अगर आप बॉईल करके, देखिए, अगर आपने अगर अपनी बैलेंस डाइट रखनी है तो आपको ये चीजें अपनी बॉडी, ये नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हो, एक आप अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आपको ये चीजें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। बिल्कुल। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, प्रोटीन हमारी, विटामिन, क्विक फिक्स हमारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? यही है ना कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो हम मल्टीपल डिजीज से भी बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अब मील की बात अगर आप करते हैं, अगर हम ओट्स लें तो लोग पानी, दूध में एक तो उसको पका लेते हैं। हाँ। ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आज मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ओट्स का बनाने का तरीका अगर आप देखें तो उसको पानी में 3 टेबलस्पून अगर आप क्वैकेड लेते हैं या रॉ फॉर्म में लेते हैं तो उसको कुक कर लें, उसको उतार लें फ्लेम से, उसको फिर बाउल में डालें, और उसके बाद आपने जो मिल्क डालना है उसके अंदर फिर इंट्रोड्यूस करें। अच्छा। मिल्क के साथ ओट्स को मत पकाएं चूल्हे पे, इट्स अ बिग इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप ओट्स के अंदर बहुत चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप नट्स डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, उसमें किशमिश डाल सकते हैं, उसमें 2 बॉइल्ड एग डाल सकते हैं। वो आपका एक प्रॉपर मील। देखें, एग से प्रोटीन चलेगी, फाइबर भी चला गया आपको, साथ में आप उसके अंदर एप्पल डाल सकते हैं, बनाना, पोटेशियम चला गया आपको। मतलब ये एक प्रॉपर आपका एक मील बोल बन जाता है जो ऑलमोस्ट 300, एक आइडियली अगर आप देखना तो हम 400 के करीब कैलोरीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है कि ये कैलोरीज इतनी आपकी होनी चाहिए, लेकिन आइडियली अगर देखें तो अगर आपकी बॉडी इतना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो आप उसको इंट्रोड्यूस ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर वैसे अगर एक बॉडी के हिसाब से 400 कैलोरीज जानी चाहिए नाश्ते में। हाँ जी, आइडियली 300 to 400 कैलोरीज का नाश्ता आपका ब्रेकफास्ट होना जरूरी है। ठीक है, वो आपकी नीड है। और अगर इससे ज्यादा कर लेंगे वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर लेता है। लेकिन एक आइडियली एक बैलेंस अगर आपने रखनी है अपनी डेली लाइफ तो उसमें आपको इतनी कैलोरीज का नाश्ता जरूरी है। लेकिन हिबा, जो लोग डाइट कॉन्शियस है, जो लोग डाइटिंग पे हैं, जिन्होंने अपना आप पतला करना है, टोन जो निकली हुई है उसको कम करना है, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगी? मतलब अगर वो नाश्ता करें तो वो इतना हैवी भी उनके लिए नाश्ता ना हो
और लेकिन उनकी भूख भी मर जाए। देखिए दलिया दो तरह के होते हैं, एक ओट मील होता है, एक व्हीट मील होता है, ठीक है। ओट मील जौ का दलिया कहते हैं, व्हीट मील जिन्होंने वेट लूज करना होता है हम कहते हैं आप ओट लें, ओके। जिन्होंने वेट गेन करना होता है हम कहते हैं व्हीट लें, ठीक है। जिन्होंने वेट गेन करना होता है उसको हम कहते हैं स्किम मिल्क ना डालें, जिन्होंने वेट लॉस करना होता है उसमें हम कहते हैं स्किम मिल्क डालें। नट्स की क्वांटिटी वेट गेन में ज़्यादा हो जाती है, वेट लॉस में बैलेंस रहती है, ठीक है। हम क्वांटिटी मेजर करके बॉडी वेट के लिहाज से उनको बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैलेंस के लिए कहते हैं कि 4 आपने ऑलमंड्स लेने हैं, 2 काजू लेने हैं, 1 अखरोट लेना है, 3 किशमिश लेनी है। ये एक अच्छा ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है, हैंडफुल ऑफ नट्स। तो लोग कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स जितने हाथ में आए वो हमने उठा ले, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट ये, लेकिन ये गलत है ना। आपको पता है कि पाइन नट्स जितने भी ये नट्स वगैरह हैं ये भी आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस यूज में आपकी फैट डेवलप कर देते हैं आपकी बॉडी में। तो आपका ये जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन नट्स खाते रहें तो आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी, नहीं। हर चीज का एक पोर्शन है, एक टाइम लिमिट होती है हर चीज की भी खाने की। और देखें अगर आप मील जितना आप पोर्शंस के साथ अपना मतलब दिन गुजारेंगे उतनी जल्दी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। देखिए अगर आप दिन के 3 मील्स रखते हैं, 3 मील दिन मतलब 3 मील्स अ डे रखते हैं, तो वो मील्स आपकी बॉडी के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल 800 कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन अगर मतलब जल्दी बर्न करता है। लेकिन अगर आप मील्स की मतलब ज़्यादा कर देंगे, 6 मील्स अ डे, आप देखा होगा बाहर के मुल्क में 6 मील्स अ डे है, 5 मील्स है। आप थोड़ा खाएं लेकिन कम खाएं, पोर्शंस के साथ खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ये भी डिपेंड करता है कि सुबह नाश्ता किस टाइम होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठें, पहले देखें मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारी ये होती है कि हम जल्दी कोई ऐसी चीज़ इंटेक कर लें। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉपर एक मील प्लान बताऊं तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते साथ ही पेशेंट को कहती हूँ एटलीस्ट 1 और 2 ग्लास ऑफ नॉर्मल टैप वाटर आप ज़रूर पिएं। आपका मेटाबॉलिज्म मतलब उससे देखें डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात करें कि नाश्ता कितने बजे से कितने बजे तक करना है, तो 6 AM से 10 AM हम गोल्डन टाइम कहते हैं। इस टाइम में आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है, ठीक है। और अपने इस ड्यूरेशन में नहीं कर सकते तो बाद में कर लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, मतलब सेहत पे उसका कोई फायदा नहीं है? नहीं है, वो आपने ऐसे बस खाया पिया, दैट्स इट। ठीक है। मतलब अगर 10 बजे से पहले 6 से 10 के दरमियान अगर आप नाश्ता कर लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 10 बजे के बाद करेंगे तो वो नुकसानात बढ़ सकते हैं। नुकसानात तो हैं ही हैं। देखें ओबीस जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं होगा तो ओबीस की तरफ पेशेंट जाता जाएगा ना, तो ओबीस होगा, डायबिटीज हो जाएगी, उसे हार्ट डिजीज हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है वजन बढ़ेगा। वजन किस तरीके से बढ़ेगा? जब हमारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे। देखिए आजकल आपने नोट किया है कि ज्यादातर पीसीओज और फीमेल्स में हार्मोन्स इश्यूज बहुत आ रहे हैं। ये क्या उनकी डेली रूटीन नहीं है, उनका लाइफस्टाइल नहीं सही। रात को वो जंक फूड, रात को फूड इनटेक बहुत उनका है। उनका रात को अगर हम अल्लाह ताला ने हमें कहा, मतलब आपने देखा हमारी सुन्नत के मुताबिक है कि इशा की नमाज से पहले खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सारा रात फास्टिंग होती है हमारी ऐसी, क्योंकि डायबिटीज वाला पेशेंट नहीं कर सकता तो हम उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए एक बैलेंस डाइट के लिए आप रात को जितने बजे आपने खाना खा लिया उसके बाद कोई इनटेक ना लें। आपकी बॉडी के अंदर एक फास्टिंग पर्पस आपका कम से कम 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है। लेकिन डॉक्टर हिबा, अब बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि वो अगर स्कूल जाना है तो उनका सुबह दिल नहीं करता उठ के नाश्ता करने का, और माएँ उनके पीछे भाग रही होती हैं कि कुछ खा लो, लेकिन वो फिर टिफ़िन पैक करके दे देती हैं उन्हें कि वहाँ जाके खा लेंगी। तो फिर किस तरह क्या माएँ जो है टेक्निक्स अपनाएं, या हमें फिर क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी आदत बने कि सुबह उन्होंने नाश्ता करना है? फिर क्योंकि वो आदत बड़े होते होते साथ ही उनके चलती है और फिर वो हमारे जैसे बन जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहली चीज़ आपके घर का वो सेटअप ऐसा होना चाहिए कि बच्चे देखिए जब बच्चा ग्रो करता है उसने किसको देखकर ग्रो करता है? अपने फादर को, मदर को, फैमिली को। जब आपका बच्चा आपको देख रहा है कि आप सुबह 7 बजे या 6 बजे या 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं, उसको भी साथ उठा रहे हैं, उसका मतलब जैसे ही वो ग्रोइंग एज में गया है 3 इयर्स 4 इयर्स, उसकी ये हैबिट डेवलप करें पहले चीज़। और माएँ ये नहीं करती, सुलाए रखती हैं। जब स्कूल के टाइम ज्वाइन करवाती हैं तब वो उठा रही होती है, वो बच्चा रो रहा होता है, क्योंकि उसका वो तरीका रात को लेट सुनाना, सुबह बच्चों को 11-10-11 बजे तक सुलाए रखना, उनकी क्या ग्रोथ होनी है, उनका क्या देखें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेन आपके अब देखें बहुत सी रिसर्चेज हैं कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है क्योंकि माएँ बहुत लाइटनेस आ जाती है ब्रेकफास्ट के ऊपर, चले 11 बजे कर लेगा जब उठे,
उठेगा तब कर लेगा। लेकिन ये आप देखें बच्चों माओं को क्या चाहिए, पहली चीज़ तो जब ग्रोइंग एज में बच्चा उसकी ये हैबिट डेवलप करे, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना, एटलीस्ट 6 बजे तक बच्चे को उठा दें ताकि उसकी ये हैबिट डेवलप हो जाए कि आप उसके साथ बैठकर नाश्ता करें। उसके अंदर ये उसको ये पता हो कि मेरे माँ बाप जो खा रहे हैं वही मैंने खाना है और खाना जरूरी है इस टाइम पे, ऑटोमेटिकली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज की तरफ लग जाएगा। और डॉक्टर हिबा जो बिल्कुल ही नाश्ता छोड़ देते हैं किसी वजह की वजह से या फिर वैसे ही, वो अपनी सेहत के साथ किस तरह खेल रहे हैं? मैंने आप पहले भी ये बात की है कि देखें वो तो खेल ही रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमारा वेट स्टक हो गया है या हमारा वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हार्मोनल चेंजेस, देखें थायराइड इश्यूज आ जाते हैं, डायबिटीज़ इश्यूज आ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, लेकिन वो आती स्लोली हैं। लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं है, बट ये सडन साइलेंट किलर्स है। अच्छा, अचानक आपकी बॉडी में डेवलप हो जाती है और आप कहते हैं हम तो ऐसे करते ही नहीं थे, तो ये उनकी आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी पॉइजन वो अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करते जाते हैं। तो जब करते हैं, जब एक्सपोज होते हैं तो कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ना हमारी फैमिली में ऐसा है ना हमें ऐसा है, लेकिन ये खुद की उनकी गलतियां हैं। देखें गाँव में आप देखें लोग सुबह फजर के बाद उठ जाते हैं, उसके बाद बेशक उनका नाश्ता जो है वो एक पराठा देसी घी, लेकिन आपने देखा होगा देसी घी हेल्दी होता है और प्योर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उतना अपना मेटाबॉलिज्म मतलब उतना उन्होंने काम करना होता है और वो कैलोरीज बर्न करनी होती है। हम क्या करते हैं, हम नाश्ता करके बैठ जाते हैं और वो कैलोरीज वहीं की वहीं होती है, फिर नेक्स्ट मील का टाइम आ जाता है, फिर वहीं हम कैलोरीज लेकर बैठ जाते हैं। तो बच्चों के लिए एक ये एडवाइस भी है माओं के लिए कि मल्टीपल डिफरेंट फूड्स उनके लिए इंट्रोड्यूस करें। जैसे मॉर्निंग में माओं को नहीं पता कि बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए साबूदाना। मैं बार बार साबूदाना और योगर्ट पे क्यों फोकस करती हूँ कि अगर ये बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी माइंड मेकिंग के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सूजी बहुत अच्छी चीज़ है। आप सूजी के कबाब बनाकर दे सकते हो, साबूदाने के कबाब बनाकर दे सकते हो बच्चों को, नट्स नगेट्स इस तरह की चीजें आप उस एंगल में दे सकते हैं बच्चों को कि आप ये खाएं। और देखिए बच्चों को साबूदाना, देखिए बच्चों के टेस्ट बड्स आपने डेवलप करने, हमने खुद जो है वो डेवलप करने होते हैं और उनको अगर डिफरेंट चीज़ें खुद हम वैरायटी उनको बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं और नाश्ते की अहमियत के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जनाब जो मुझे देख रहे हैं और जो नाश्ता नहीं करते और जो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जनाब सुबह का नाश्ता आप ज़रूर करें और भरपूर करें। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आप कुछ बात करते हैं बदलते वक्त के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता जा रहा है, दुनिया डिजिटल होती जा रही है और हम सब किसी न किसी हद तक टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं। और कोरोना वबा ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और डिजिटलाइजेशन का एक नया दौर भी शुरू हो चुका है। हमारे शॉपिंग करने के अंदाज तक बदल चुके हैं और अब लोगों को बाजारों या शॉपिंग मॉल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और अपनी पसंदीदा चीज़ें ढूंढने के बजाय वो ऑनलाइन ही खरीदने को प्रेफर करते हैं और घर बैठे चीज़ें वो हासिल भी कर लेते हैं। कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन कारोबार और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक रिस्क फैक्टर भी मौजूद रहता है। धोखा और फरेब के डर की वजह से अक्सर लोग ऑनलाइन खरीदो फरोख्त से इज्तनाब भी करते हैं और बाज़ औक़ात शॉपिंग के दौरान चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जिसकी जिम्मेदारी ना तो सेलर लेने को तैयार होते हैं और ना ही शिपिंग कंपनीज जो होती हैं वो लेती है। तो ऑनलाइन खरीदारी में धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है और पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को किन किन चैलेंजेस का सामना है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली कुरैशी है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है। मोहम्मद अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हमने देखा कि ई कॉमर्स पाकिस्तान में एक बड़ा मकाम हासिल कर चुका है, कोरोना के दौरान ही अगर कह ले, लेकिन अभी भी इसमें एक ना रिस्क फैक्टर पाया जा रहा है कि फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। लोग ऑनलाइन कर रहे हैं परचेजिंग, लेकिन अभी भी वो डरते हैं कि जो वो चीज़ देखते हैं वैसी वो चीज़ आती नहीं है। तो इसके तदारुक के लिए कैसे हम लोग क्या करना चाहिए हमें? अच्छा मुनीबा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को
ये शिकायत आती है कि कोई चीज़ें जो घर पे पहुंचती हैं वो सही चीज़ नहीं एग्जैक्टली पहुंचती। हाँ। उसमें असल में हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि ई कॉमर्स अभी रिवाइवल प्रोसेस से गुजर रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से मोटे मोटे मैं फैक्टर बताता हूँ आपको। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोग नॉर्मली चीज़ें वो परचेज़ करना पसंद करते हैं जो बड़ी लो प्राइस पे अवेलेबल होती है। ठीक है। और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लो प्राइस पे चीज़ हमें बहुत अच्छी किसी ब्रांडेड लेवल की प्रोडक्ट मिलेगी। तो जब भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाएँ ऑनलाइन पे, तो 4-5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात तो ये है कि जो वेबसाइट आप खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस, क्या वो आपको प्राइस जो है वो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं या बहुत लो प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ अलार्मिंग थिंग। ठीक है। एंड सेकेंडली ये है कि जिस वेबसाइट से जहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हैं उनका ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, क्या उनकी वेबसाइट बनी हुई है, उनकी वेबसाइट पे उनके सोशल मीडिया पे लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के रिव्यू करने के बाद जब आप शॉपिंग करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही होगी, क्योंकि अब डिजिटल एरा इतना फास्ट हो चुका हुआ है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अक्सर लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हमें डैमेज चीज़ मिली है, ख़राब चीज़ मिली, उसकी वजह ये होती है कि वो सिर्फ अपफ्रंट एक वेबसाइट को देखा, एक फेसबुक के पेज को देखा और फौरी तौर पे शॉपिंग को इनिशिएट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली रिव्यू करना चाहिए। आपको उनके कम से कम कस्टमर रिव्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ थिंग। उससे आपको पता लगता है कि चीज़ें आपको जो मिल रही हैं वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। ये कुछ बेसिक पैरामीटर है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, चूँकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी रिवाइवल प्रोसेस में, इट विल टेक सम टाइम। फॉर्चुनेटली कोविड की वजह से पाकिस्तान में ई कॉम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आ गया। Exactly, इन हाँ। लास्ट 2 ईयर इट्स बेसिकली इन अ फर्टाइल काइंड ऑफ हाँ। इंडस्ट्री। लेकिन ये है कि अभी इसको टाइम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने में जहाँ पे मेच्योरिटी आएगी, जहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग आएगी। और विद द पैसिव टाइम आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फेक चीज़ें बेचे होते हैं वो अल्टीमेटली फिल्टर डाउन हो जाएंगे। मतलब और कुछ उनकी clarity चीजें आएगी। हमारे पे भी लागू होती हैं कि हम भी कुछ चीजें देख लें। जब अगर हम कोई चीज ले रहे हैं या वहां से ऑर्डर कर रहे हैं तो कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स हमने खुद भी देखने हैं, या फिर जाके हम लोग किसी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे शिपिंग का मसला आ रहा है, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि शिपिंग का मसला आता है, डैमेज चीज आती है जब हम खोलते हैं तो वो ना जो शिपिंग कंपनी होती है वो ले रही होती है, और जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो भी नहीं उसको ऑन कर रहे होते। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? अगर बाहर की दुनिया में बात करें तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं अगर इस तरह की कोई चीज हो जी, जाती बिल्कुल है मैं तो? बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, हाँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ लॉजिस्टिक कंपनी बिल्कुल। विद नेम ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स। सो मैं बिल्कुल इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ कि ऐसा ही होता है कि जब कोई चीज़ टूटी हुई मिलती है तो जब कस्टमर इसको क्लेम करता है तो ना तो लॉजिस्टिक कंपनी वाले नॉर्मली इसको एंटरटेन कर रहे होते हैं, ना ही ब्रांड कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो स्ट्रेटेजी होती है, जो पॉलिसी होती है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर उन्होंने एक इंश्योरेंस की अमाउंट जो है, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो अप्लाई की होती है। उसका मकसद ये होता है कि ताकि किसी भी साइड पे कोई बर्डन ऐड ना हो। आगे कोई प्रोडक्ट जा रही है और वो डैमेज जाती है तो जो कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है, उसकी भी उसमें इंश्योरेंस कवर होती है और प्लस जो आपका जो शिपर है उसकी भी उसमें कवर होती है। उसका फ़ायदा, थोड़ी कॉस्ट आपको यकीन ज़्यादा पे करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि अगर चीज़ आपके पास टूटी हुई मिली है या कुछ ऐसा मसला है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। प्लस ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जितनी भी शॉपिंग होती है वो नॉर्मली कैश पे नहीं होती। बिल्कुल। अब वहाँ पे सारा का सारा जितना भी हो क्रेडिट कार्ड पे होता है। हाँ। क्रेडिट कार्ड पे चूंकि बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको एक खास टाइम स्पेन में उस अमाउंट को स्क्रू करते हैं। तो उस टाइम स्पेन में अगर कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आपको उसको क्लेम मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी चूंकि चीज़ें इन बड़ी अर्ली एज पे चल रही हैं तो अभी यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ऑप्शन अवेलेबल है पाकिस्तान में, जिसमें अच्छा। बड़ी कंपनी जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जिससे हम काम कर रहे होते हैं, वो इसको ऑप्टेन करती हैं, वो ठीक है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की सर्विस लेती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज आती है तो उसको कवर किया जा सके, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस इज द फ्यूचर ऑफ एनी इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस पे काम करने के इन चीज़ों को कवर करना बहुत लेकिन जो लोग अब अपना जो बेच भी रहे हैं तो उन्हें भी तो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए ना? बिल्कुल ब्रांड रखना है। चाहिए जी। देखें, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ जगहों पे आपका जो शिपर है वो भी कई दफ़ा उसको प्रॉपर्ली पैकेजिंग की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर की चीज़ आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसके टूटने के चांसेस है, तो उसके जो पैकेजिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको बड़े बेहतर तरीके से बिल्कुल ऐसे ऑप्टेन ही। करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। कॉस्ट कटिंग के कॉन्सेप्ट में हम कर रहे होते हैं तो वो एक इम्पैक्ट जो है उस चीज़ का अल्टीमेटली मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपकी चीज़ ट्रैवल कर रही है। आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप फिजिकली चीज़ को परचेज करते हैं एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक इट विद यू। लेकिन जब इस तरह के मूवमेंट में आपकी कोरियर कंपनी भी इन्वॉल्व है, आपका अपना भी एक पूरा इम्पैक्ट इन्वॉल्व है, तो इसमें पैकेजिंग तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि एंड कस्टमर जो है उसको किसी वजह से सफ़र ना करे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, अमेज़ॉन भी हमारे पाकिस्तान में आ चुका है, तो आपके ख्याल में ये जो अमेज़ॉन आ गया पाकिस्तान में, इसकी वजह से ई कॉमर्स की जो प्रैक्टिस और जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें दो तरह की राय लोगों की हाँ। मौजूद है। कुछ लोग इससे थोड़ा सा परेशान है कि शायद अमेज़ॉन जब पाकिस्तान में आ जाएगा तो पूरी की पूरी जो है इंडस्ट्री को कहीं एक्वायर कर लेगा अच्छा। और लोकल जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, शायद उनकी कहीं पे एग्जिस्टेंस नहीं आएगी।
मेरा खुद पर्सनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा इसके अमेज़ॉन का काम करने के लिए। अमेज़ॉन जब यहाँ पे आएगा तो हमें एक प्रॉपर SOP के मुताबिक काम करने की ज़रूरत महसूस होगी। अभी चूँकि आप बहुत हैपेजेड काम करें, कोई बंदा कोई खातून घर में बैठ के काम करिए, इस पर पाकिस्तान में बहुत सारे SME स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट हो जिनको उस प्रोटोकॉल का शायद आइडिया नहीं है, वो घर बैठ के चीज़ें प्लान कर रही हैं, कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब अमेज़ॉन पाकिस्तान में आएगा तो हमें प्रॉपर SOP और प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा क्योंकि हम अडेप्टेबल नहीं है। हमारी अडेप्टेबिलिटी में बहुत हम हैपेजेड काम करने वाली कौम है, तो हमें उसमें स्ट्रक्चर में आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन ये है कि जब हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो उससे ओवरऑल आपकी इकॉनमी में, आपके ओवरऑल इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप देखें पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक क्रंच टाइम से गुजर रही है, हमारा लेदर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्रंच टाइम से गुजर रही है। अगर हम इस चीज़ों पे आते हैं तो ये प्रोडक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग फुटफॉल रखती हैं अभी भी ग्लोबली कि अगर हम इनको बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं तो ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को बल्कि स्मॉल स्केल कंपनीज़ को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली एक रिवाइवल का प्रोसेस होगा, एक थोड़ा सा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हमारी इकॉनमी में और लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फिर हमें क्या चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे अगर अमेज़ॉन आ जाएगा और अगर उसके ऊपर हमें सेलिंग और बाइंग करनी पड़ेगी? जी, अच्छा, सबसे पहले क्या हमें जो चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी? अच्छा, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अमेज़ॉन पे काम करने के लिए आपको बहुत हाई एंड कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे यूजर्स बैठे हुए, हर तरह का यूज़र अवेलेबल है। हमारे हमसाया मुल्कों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़े सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि उस चैलेंज को कवर करें क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की जो वाइबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉग है। जिसमें मैंने सर्च किया कि टेक्सटाइल, लेदर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सर्जिकल की प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान से बहुत सालों से एक्सपोर्ट हो रही है। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बहुत सालों से एक्सपोर्ट हो रही है और इसमें हमारा फुटफॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे चैलेंजिंग का सिर्फ ये है कि प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये कि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं उसमें से एक मार्केट शेयर हम कैप्चर करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा आजकल हम देख भी रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? अगर वो अपना कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो पहले क्या सीखें, देन इसकी तरफ आए, तभी वो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं? अच्छा, उस पर यह है कि ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको उसको बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना, उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी। क्योंकि आपको अक्सर कहा जब लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योर बनना इज़ अ वेरी लुक्रेटिव थिंग। हर बंदा समझता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं एकदम से बिलियनर बन जाऊंगा। यस, एवरीबडी कैन डू इट, बट हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसका बेस्ट प्रोसेस यही है कि आपको पहले इसी की थोड़ी लर्निंग की जाए, आप कुछ आइडिया लें, आप लर्न करें। अब क्योंकि हमारे पास अब तो इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया अवेलेबल है, डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा उस्ताद है, वो आपको हर चीज़ सिखाता है। आपको किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल बैठे, आप यूट्यूब पे बैठे, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, हाउ टू स्टार्ट टू बिजनेस, व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट्स। आप हर चीज़ वहाँ से लर्न कर सकते हो। लर्न करने के बाद आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिकलिटी इंपैक्ट बहुत बेहतर होगा। वरना ये होता है कि पाकिस्तान में या कहीं पे भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में ये लेवल होता है कि आप कहीं पे भी सेटबैक को इतना सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा क्लैप्स कर जाते हैं। आपको लगता है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा और कल मैं अमीर हो जाऊंगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रॉपर स्टेप। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको मार्केट अवेयरनेस बहुत हुई चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं उसकी फुटफॉल क्या है, क्या आपको उसका आइडिया है, आपको उसके स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट का समझ है। फिर आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आपका काम ना हो सके। तो आजकल नई जनरेशन में बड़ा ये एक अच्छी एक चीज़ है कि अब वो जॉब वाला जो इम्पैक्ट था, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्लैप्स हुई हुई है, जॉब्स का बहुत ज़्यादा मसला है, तो लोग इस तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका एक फुटफॉल है। लेकिन अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सी ज़्यादा ऐसे कह लें कि फैक्टर्स हैं या ऐसे चीज़ें हैं जिनमें हम ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उस साइड पर जाना चाहिए नौजवान को? अच्छा, इस वक्त जो मार्केट का बहुत बड़ा जो खैर हमेशा से ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो होता है वो खवातीन के कपड़ों का होता है। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग टाइम काइंड ऑफ बिजनेस जो हमेशा से इन रहा है और हमेशा से बहुत पेनिट्रेटिव रहा है। तो अब इस पर जो मार्केट की जो नॉर्म्स है उसमें आप क्लोथिंग लाइंस में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम कर, ज़्यादा हाई ट्रेंडिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा रूम खाली है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है। खाली प्रोडक्ट बेचना इज़ नॉट अ मेन थिंग। मेन थिंग इज़ कि आपकी कस्टमर रिटेंशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो डाउन द लाइन यू कैन जनरेट अ वेरी गुड काइंड ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। लेकिन मोहम्मद अली, हम बहुत से लोगों को ऐसे भी देखते हैं कि वो सालों से चला रहे होते हैं एक बिजनेस, लेकिन उनका वो बिजनेस उस तरह नहीं चल रहा होता जैसे वो एक ख्वाब देकर आते हैं कि हम 6 महीने में या साल में इसको एक एम्पायर खड़ा कर लेंगे। वो कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं कि वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते?
अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बिज़नेस की नॉर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप बिज़नेस तो कर रहे हैं मतलब एक मॉडल बनाना होता है पहले, जी, बिजनेस बिल्कुल से पहले। एग्जैक्टली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसको मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करना, उसकी अच्छा। मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी पूरी रिसर्च है। लेकिन खैर अब इसमें ये भी मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए ऑफ कोर्स एक एजुकेशन, एक डिग्री, एक नॉलेज बेस आपको बहुत ज़रूरी आपको सपोर्ट करता है। लेकिन ये है कि मार्केट रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो कोई बंदा भी कर सकता है। आप मार्केट में मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपका लोगों से उठना बैठना होता है जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आइडियाज़ लें, उनसे फीडबैक लें, उस बेस पे स्टार्ट करें। बिजनेस के क्लैप्स होने की रीज़न ये होती है कि उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। अच्छा। हम बिजनेस को बहुत लिमिटाइज एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एक बंदा कपड़े बना रहा है, वो सिर्फ कपड़े बनाता जा रहा है, लेकिन कपड़े बनाने के बाद उसके एड ऑन में क्या कर सकता है, वो प्रेट में जा सकता है, वो कॉम्बोस में जा सकता है, वो डिफरेंट इस तरह की पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं जिसमें कस्टमर इंगेज रहे। तो कस्टमर जो ऑनलाइन का है वो नॉर्मली मोनोटोनस फील करता है। अब एक ही वेबसाइट पे एक जैसी चीजें मिलेगी तो एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। उसको हर मतलब रोज नई चीज़ कि चाहिए। कह सकते हैं कि जमाने के साथ खुद को बदलना चाहिए, बिल्कुल मॉडिफाई करना बहुत बिल्कुल ज्यादा ऐसे, जरूरी है। बिल्कुल वो चाहे फिर आपकी अपनी लाइफ हो, अपना लाइफस्टाइल हो, यहाँ पे बिजनेस हो, उसको मॉडिफाई करेंगे तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। दूसरा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो लोगों को ट्रेनिंग दे सकेंगे, किस तरह आपने अगर ई कॉमर्स में आना है या कोई अपना कारोबार करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अब तो खैर गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में बहुत सारा काम कर रही है और बहुत सारे प्राइवेट ऐसे सेटअप्स भी हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अब तो ये कोविड की वजह से तो वैसे ही इस तरह बहुत सारे लोग आगे हैं जो इन तरह की ट्रेनिंग में कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी कर रही हैं, कुछ प्राइवेट भी कर रही हैं। अमेजॉन की बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो सारी सर्विस। अब चीज़ों को लर्न करना और रन करना इज़ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर ई कॉमर्स में अगर आपने कम से कम अगर अपना करना है, कारोबार स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगता है कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक बंदे के मुनीबा, पास? उसमें अब जो है ना वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत इजी हो गया है। एक ज़माना था जब कारोबार शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ती थी और बंदा ये सोचता था कि मैं काम कैसे शुरू करूँगा, कैसे चलाऊँगा। लेकिन अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी स्मार्ट है, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप खुद कोई भी स्टॉक अपने पास रखते हैं, आप किसी एक मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे होते हैं। अच्छा। उसमें आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज होती है, आपको सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस के लिए कहीं थोड़ी बहुत स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको प्रॉपर स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट रखने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। तो अब स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट हो चुकी है। अच्छा। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा मजा ये है कि इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स, इसकी बिजनेस की डेवलपमेंट, इसकी एग्जीक्यूशन वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इट्स ऑल इन योर हैंड्स, यू कैन कंट्रोल इट ऑन योर ओन। आपको जितनी इन्वेस्टमेंट है उस मुताबिक आप काम कर सकते हैं। बाकी अगर किसी बंदे ने कोई अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना के स्टार्ट करनी है तो बहुत लो अमाउंट पे भी आप इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको एकदम अपनी जैसे दुकान आप खोलते हैं, फिजिकल रिटेल शॉप होती है, वहाँ पे आपको दुकान पूरी फिलअप करनी Exactly, पड़ती है। हाँ। यहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, हाँ। उसके बैकएंड में कितना स्टॉक अवेलेबल है वो आप टाइमली बेसिस पे डेवलप करते जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। और दूसरा, कहा जाता है कि मतलब हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस स्टार्ट करो। इधर भी ऐसा ही है क्या? नहीं, इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया ना कि ये इसकी खूबसूरती यही है ऑनलाइन बिजनेस करने की कि यहाँ पे आपको किसी किस्म की पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। हाँ। और ऐसा किसी तरह की आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई मेजर गाइडलाइन या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पे भी चीज़ों को डेवलप। लेकिन फिर वही बात आती है कि नौजवानों के लिए खासतौर पर जब आप काम शुरू करने लगे उसको अच्छी तरह समझे ज़रूर, ताकि आपकी डिसअपॉइंटमेंट का लेवल जो है वो कंट्रोल रहे और आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई चीज कर रहे हैं और उसमें एक तो खुद को मॉडिफाई करें, अपने काम को मॉडिफाई करें ताकि आप दुनिया के साथ चल सके, और दूसरा पेशेंस लेवल आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रातों रात कोई भी अमीर नहीं होता और रातों रात कोई भी जो छोटा सा बिजनेस है वो एम्पायर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिन पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जैसे कि ई कॉमर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका बूम जो है ये मेरे ख्याल से कोरोना में बहुत ज्यादा हो चुका है। हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं माशरे के नहायत ही अहम लेकिन सहूलियात से महरूम तबके यानी स्पेशल पर्सनस की। स्पेशल पर्सन उन अफराद को कहा जाता है जिनको कुदरत की तरफ से किसी न किसी महरूमी का सामना होता है।
हमारे मुआशरे में जहां मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और नॉर्मल अफराद को भी बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मैसर नहीं है, वहां खसूसी अफराद के लिए उन सहूलियात की दस्तयाबी एक ख्वाब ही हो सकती है। खसूसी अफराद को मुआशरे में अपनी सर्वाइवल के लिए कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, और ये अफराद जब किसी इदारे में खसूसी कोटे पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको माजूरी का सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जिसके हसूल के लिए उन अफराद को कई जगहों पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब इन अफराद की मुश्किलात कम होने का वक्त आ गया है। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से निहायत ही अहम इकदाम उठाया गया है और इन अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए डिसेबल्ड पर्सन इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का ऐलान भी किया गया है, और जिसके बाद इन अफराद को तमाम सहूलियात जो है वो ऑनलाइन मैसर होंगी। ये सिस्टम कब तक बनाया जाएगा, खसूसी अफराद की रजिस्ट्रेशन कब तक मुकम्मल होगी और क्या सहूलियात मैसर आ सकेंगी उन लोगों पर, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है फ़हद अमीन। फ़हद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ़हद, खसूसी अफराद की ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया गया है, और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और इसका बुनियादी जो मकसद क्या है, ये हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, जो माजूर अफराद हैं, स्पेशल अफराद हैं, इनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जॉब की सहूलियात, वो एक सेहतमंद और पढ़े लिखे शख्स को जो है वो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन अफराद के लिए भी जो है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिज़्क रोटी कमाने के लिए जो है इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये सबसे पिसा हुआ तबका, इसको आप कह सकती हैं, मुआशरे का सबसे पिसा हुआ तबका इसको कहा जा सकता है। इन जो है वो अफराद की बेहतरी के लिए या इन अफराद की फलाह व बहबूद के लिए दो इदारे बेसिकली मेन जो हैं वो सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं। एक तो महकमा सोशल वेलफेयर है और उसी के अंडर महकमा बैतुल माल है, ठीक है, जहाँ से इनको माली इमदाद की जाती अच्छा। है। तो इन अफराद को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ रही थी वो ये फेस करनी पड़ रही थी कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाता था। बड़े इनको चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले जो है वो फॉर्म लिया जाता था, वो फॉर्म फिल करके दोबारा इन्होंने सबमिट करवाना है मुतलका अदारे में, अच्छा। सोशल वेलफेयर की ही मुतलका शाख में। उसके बाद फिर इनका एक मेडिकल बोर्ड बनना है, वो मेडिकल बोर्ड के लिए इन्हें वहाँ पर जाना पड़ता था, और वहाँ पर जाके जो है वो अपना चेकअप करवाना पड़ता था। चेकअप करवाने के बाद वो 10 दिन में बारी आए, वो 15 दिन में बारी आए, वो 2 माह में बारी आए, उनकी जो स्पेशल इनके लिए बनाया जाता था मेडिकल बोर्ड, ठीक है जी। वहाँ पर फिर इन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट दिया जाता था। अच्छा, वो ये माजूरी सारे का चक्कर काटने के बाद? हाँ जी, ये सारे चक्कर काटने के बाद इन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट मिलता था, और उस सर्टिफिकेट से ये साबित किया जाता था कि मैं माजूर हूँ या मैं स्पेशल पर्सन हूँ। उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से और सूबे की जानिब से जो इनके लिए कोटे मुकर्रर किए गए थे, यानी कि 3% स्पेशल अफराद का कोटा है तमाम जॉब्स में, उनके लिए ये अप्लाई करने के अहल होते थे जब इनको वो सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो ये एक इतना थका देने वाला और लंबा प्रोसेस होता था कि एक आम सेहतमंद बंदा जो है वो इस प्रोसेस से गुजर नहीं सकता। तो इन माजूर अफराद के लिए इस प्रोसेस से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर अब जो है वो जैसे ही ये नई ऐप जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है वो कराई जा रही है, मुतारिफ डिसेबल्ड पर्सनस जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये ऐप इनके लिए समझ लें कि एक किसी नेमत से कम नहीं है। उससे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मजदूर अफराद हैं वो घर बैठे। तो ये महकमे वेलफेयर को कैसे ख्याल आया कि इस तरह का काम भी किया जा सकता है इन लोगों के लिए, ये ऐप मुतारिफ कराई जा सकती है? देखिए, मुश्किलात इस कदर हैं इन अफराद के लिए कि वो गिनी नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक आम सेहतमंद बंदे के लिए अब आप अपना देख लें, हमने एक छोटा सा काम करवाने जाना किसी सरकारी इदारे में, तो हमें थका देने वाला वो सिलसिला शुरू हो जाता था। और एक माजूर शख्स जो किसी के सहारे पे ही जा सकता है, वो अपने भाई, अपने बहन, अपने किसी अजीज या दोस्त के सहारे के साथ ही चल के वो जाएगा उस जो है वो जगह पे, और वहाँ पे जाके वो अप्लाई करेगा पहले, फिर उसको एक अखराजात भी उसके होंगे। जाहिर सी बात है, उसने ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, या रिक्शे में जाएगा। अगर बाहर से, लाहौर से बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको वहाँ से जो है वो बस या ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके एक अच्छी खासी उसकी जो है वो इनकम भी जो है वो खर्च की जाएगी, अच्छे खासे पैसे भी खर्च होंगे, और उसके बाद अखराजात भी होंगे, और उसके बाद उसके खवारी का सामना भी करना पड़ता है। तो इस खवारी से बचने के लिए तो ये एक जो है वो ऐप बनाई गई है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो
महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से लॉन्च कर दिया गया ठीक है। अभी तक ये ऐप जो है वो अभी इसको शुरू करने का ऐलान किया गया। अच्छा ठीक हाँ है। जी, मैं ये भी बता दूं, अभी इसको शुरू करने का ऐलान किया गया, अभी ये शुरू नहीं की गई। अच्छा ठीक है। अभी इसको 1 साल में इन्होंने मुकम्मल करना है, यानी कि 30 जून 2022 तक इसको फाल करने का टारगेट दिया गया है ठीक कि है। 30 जून 2022 तक इस एप्लीकेशन को जो है वो फाल किया जाएगा। मतलब डेडलाइन जो है वो अगले साल तक की है हमारे पास। जी, 30 जून तक। और जब ये बन जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, जैसे ही कोई भी माजूर शख्स अपने घर से जो है वो ऑनलाइन बैठे बैठे अपने मोबाइल से, बल्कि अब तो मोबाइल ऐप भी इसको शुरू किया जाएगा, मोबाइल पे भी इसको जो है वो मतलब डाउनलोड किया जाएगा मोबाइल पे, मोबाइल पे भी किया जाएगा और घर से जो है वो इस पे अप्लाई करेगा। वो मुतलका जिले का, जैसे फर्ज करे जिला लाहौर है, ठीक है, जिला शेखुपुरा, जिला ननकाना है, अगर ननकाने का कोई शख्स या जिला लाहौर शेखुपुरा का कोई शख्स वहां से अप्लाई करता तो उसके उधर शहर में ही मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, वो पहले से मेडिकल बोर्ड बन जाएंगे। फिर पहले आइए पहले पाइए की वो जो एक है उस पर इनको माजूरी के सर्टिफिकेट इनका मुआयना किया जाएगा। जो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनेगा वो इनका मुआयना करेगा और मुआयना करने के बाद अगर वो डिसेबल होगा, अगर वो स्पेशल पर्सन होगा तो उसको जो है ये वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया मतलब जाएगा। वो जो पहले जो एक प्रोसेस होता था कि उनको मुख्तलिफ इदारों के और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर मेडिकल बोर्ड बनता था, उनका सर्टिफिकेट बनता था, ये जो चक्कर लगाने पड़ेंगे वो खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अब वो घर पर बैठ के उस ऐप के जरिए वो पहले अपना सारी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मेडिकल बोर्ड बन जाएगा, देन वो सिर्फ वहां पर जाएंगे और अपना मुआयना कराएंगे। हाँ जी। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बताऊं, ये जो माजूरी का सर्टिफिकेट है ना, ये इसी तरह है जैसे हमारे कोई जैसे आप कह सकते हैं कि कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं। बेसिकली ये इनका सर्टिफिकेट इतना ही जरूरी है इनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि जब आपके पास माजूरी का सर्टिफिकेट होगा उस वक्त आपको माजूर डिक्लेयर किया जाएगा। चाहे आप कोई भी शख्स, चाहे वो माजूर है भी, सामने दिखाई भी दे रहा है, मगर वो उस वक्त तक माजूर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक उसे वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होगा, ट्रेन में फ्री सफर है उसका। अच्छा, ठीक है जी। PIA में किसी भी जहाज में जो अगर वो सफर करना चाहे तो वो हाफ टिकट पे सफर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी उसके लिए जो है वो एक कोटा है सरकारी जॉब्स में, हर अदारे में जैसे ही कोई जॉब्स आती है उनके 3% कोटा उसको जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए मुख्तस किया जाता है। तो उस कोटे के तहत वो अप्लाई कर सकेगा अपनी जो है वो जॉब के लिए। सेहत की तिब्बी सहूलियात है वो भी उनको मिलेंगी, हासिल होंगी इसके जरिए। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से इस तरह के जो स्पेशल अफराद है उनके लिए सहूलियात दी गई हैं, यानी कि तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर एक मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर बैठता है। ठीक है। तो वो जैसे ही जो कुछ अफराद यहाँ से सोशल वेलफेयर के इदारे के रेफरेंस से जब वहाँ पर पहुँचते हैं, अपना माजूरी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं या अपनी वो उनका एक कार्ड बनता है वो दिखाते हैं, तो उस पे जो है वो आपको जितने भी माजूर अफराद होते हैं उस हॉस्पिटल से उसे इलाज की सहूलत फ्री दी जाती है। मगर ये सब दारोमदार है मजदूरी के सर्टिफिकेट पे। अच्छा, सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, और उसके लिए उसके हसूल के लिए फिर आपको पता है जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसके हसूल के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि जितने भी माजूर अफराद हैं, स्पेशल अफराद हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, जाते हैं दफातर में चक्कर लगाते हैं, तो वो रश एक जो है वो ज्यादा भी होता है वहाँ पर, तो फिर उनको फिर हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं सर्टिफिकेट के हसूल के लिए। अब ये जो ऐप मुतारफ करवाई जा रही है, इस ऐप से फ़ायदा ये होगा कि वो जल्द अज जल्द, अगर चले उनको इंतज़ार करना भी पड़ेगा तो उनको उस तरह के खवारी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मुख्तलिफ दफातर के जाके चक्कर लगाएं। उसके बाद इस पे मजीद भी बात करें कि अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया और मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, डिसेबल्ड पर्सन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर ये बताइएगा कब तक मुकम्मल हो जाएगा और इसकी कैटेगरी में कौन कौन से अफराद जो हैं वो शामिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। थैंक यू वेरी मच। ये हर किसी को वो बताना बहुत जरूरी है कि है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं और ये एक इनकलाबी तब्दीली आ क्या रही है, क्योंकि जब तक मालूम नहीं होगा तो लोग सामने नहीं आते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि कुछ काम हो रहा है। ये हम लोगों ने पहला स्टेप जो हमारा था कि हम लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर लोग सारे आते थे एक मखसूस दिन पे,
और वो वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लाइनों पे लाइनें लगी होती थी और वक्त नहीं मिलता था। तो हमने, मेरे आने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से लेकर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पे ले गए, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इन द मीन वाइल, क्योंकि हम लोग डिजिटाइज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को, तो उसके अंदर सोशल वेलफेयर भी है और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज ये हमारे पास है। तो हम लोगों ने इसके लिए एक ऐप डेवलप करवाया है जो अभी पायलट के तौर पे इंशाल्लाह ताला शुरू हो चुका है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारा जो पायलट का रिजल्ट सामने आएगा और हम होप जो टाइमलाइन हमें PITB ने दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने, वो अगली जून है। लेकिन इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम लोग अगले 4 से 5 महीने में हम टोटली डिजिटाइज हो जाएंगे। इस ऐप को हमने मुतारिफ करा लिया होगा और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात होगी कि लोगों का वक्त बचेगा, लोगों की आगाही बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा लेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर इसकी डेडलाइन कब तक मुकम्मल हो जाएगी, कब तक दी गई है डेडलाइन इसकी? डेडलाइन नेक्स्ट जून की दी गई थी हमें। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह आप दुआ करें, हम लोग भी लगे हुए पुश कर रहे हैं। वी होप कि बिफोर एंड ऑफ दिसंबर हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। सर तो इसकी कोई खास कैटेगरी के अफराद जो है इससे मुस्तफीद हो सकेंगे या स्पेशल पर्सन ही इसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर हर कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता है। जिसके पास अल्लाह पाक ने किसी न किसी किस्म की कोई एबिलिटी रोकी हुई हो उसकी, ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास वो जो स्पेशल एबिलिटी वाले हैं। बाकी लोग नहीं कर सकते, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है, ये स्पेशल लोग कर सकते हैं। और इसके अंदर होगा ये कि घर से बैठ के या किसी जगह पे जाके या किसी करीबी दोस्त के घर जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज देंगे। वील गिव देम अ टाइम। अब वो जब टाइम हम देंगे, उस टाइम पे जब वो आएंगे, ना उनको वेट करना पड़ेगा, ना उनको कहीं ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा कि 100 बंदा बैठा है। उनको स्पेशल टाइम दिए जाएंगे, फिर उनका रेफरल सिस्टम भी उसी के अंदर होगा। उनकी पूरी फाइल बनेगी, उनको जिस डॉक्टर के पास रेफर किया जाएगा या जिसकी तरफ भेजा जाएगा, वो एक रिकॉर्ड पूरा हमारे पास एक सिस्टम होगा उनका। ठीक है। अच्छा सर, इसमें मैं आपसे एक तवज्जो बल्कि आपकी दिलाना चाह रहा था कि जो 3% कोटा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस किया गया है तमाम इदारों में जॉब्स के लिए, तो सर उन पर जो है वो किन किन कैटेगरीज को जो है वो ये किया जाता है और क्या ये माजूरी का सर्टिफिकेट उनके लिए लाजमी करार दिया गया है इस किसी भी जॉब के लिए? और ये भी देखने में आ रहा है कि जो नाबीना अफराद है वो भी जो है वो मुसलसल एहतजाजों पर हैं, तो क्या इस कोटे पे कोई असर पड़ेगा इनके एहतजाज से? देखिए, मसला क्या है कि 3% कोटा पूरा हर कोई नहीं कर रहा है। हमने अभी पिछले दिनों एक एक्सरसाइज हमने की थी जिसके तहत हर डिपार्टमेंट से, हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछा था कि आप बताएं कि ये जो 3% कोटा है आप इसको फुली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमें तकरीबन 650-750 के करीब हमारे पास वो पता लगा कि यहाँ पे हम लोग हायर कर सकते हैं। अभी हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है ना, वो अपने तरीके से उसका वो ट्रांसलेशन करता है कानून की और फिर उसके मुताबिक चलता है। तो कई लोग कहते हैं यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे होता है कि 33 बंदों के ऊपर एक माजूर बंदा, तो वो 33 बंदे, वो कहते हैं डिपार्टमेंट में 33 बंदे काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पे एक माजूर होना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि 33 बंदे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के होने चाहिए, तब जाके उस कैटेगरी में एक माजूर का कोटा बनता है। हम लोग इस चीज को जो एक कदम आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि क्योंकि सोशल वेलफेयर हमारे पास है, तो हम लोग इसके अंदर हमारे जो मसीह बिरादरी है, माइनॉरिटीज, हिंदू और सिख्स, उनका 5% कोटा है, जो जिनकी जगहों पे कई लोग इस कोटे को ऑब्जर्व नहीं करते। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर जाए कि जहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक इंसाफ नजर आए हर किसी के दरमियान। और जहाँ पे आपने बात नाबीना अफराद की कई दफा उनको भी समझ पूरी नहीं होती है, तो कई लोग उनको उकसाते हैं और उनको सड़कों पे ले आते हैं ताकि हुकूमत बुरी लगे, और कोई भी हुकूमत वक्त हो, और वो बुरी बात है क्योंकि उनके नाबीना होने की वजह से या कोई और उनके पास कुव्वत ना हो, अल्लाह पाक ने ना दी हो,
तो उससे फायदा उठाकर, उनके जज्बात से फायदा उठाकर लोग इनको सड़कों पे ले आते हैं और वो कुछ भी नहीं होता उसका। हम लोगों ने बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स किए और इंशाल्लाह ताला बड़े प्रैक्टिकल तरीके से हम एक एक डिपार्टमेंट के पास, हम लोग अभी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास हमने जाना शुरू कर दिया, एक एक कैटेगरी को हम चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम हम इनकी प्लेसमेंट तो करेंगे, लेकिन 100% प्लेसमेंट वो मुश्किल होती है, वो तो आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो माजूर के लिए लोग फैक्ट्री वाले डरते हैं क्योंकि उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं है कि कई दफा माजूर इंसान कितना बेहतर तरीके से काम कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनकी पेंट शॉप के अंदर वो लोग हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो और वो लोग प्रेफर करते हैं। हम उनको ट्रेन करवाते हैं एक एनजीओ के थ्रू। एक हमारे इसी तरीके से ना बोलने वाले ना सुनने वाले जो हमारे भाई बहने हैं, इस टाइम पे लाहौर में हमारे एक इंस्टीट्यूट में, हुकूमत के इंस्टीट्यूट में 100 बंदा बैठ के पतलूने सी रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रही है सारी। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपकी एक बल्कि तवज्जो भी मबजूल करवाना चाहूँगा कि पनाहगाह अथॉरिटी जो है वो अभी तक नहीं बन सकी और इसका ये जितने भी जो अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो जितने भी सोशल वेलफेयर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं वो उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से माजूर अफराद को और दीगर अफराद को जो है वो इलाज मालजे की सहूलत जो महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से दी जाती है उन्हें उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी। सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और उन्होंने तो यकीन दहानी कराई है फाहद कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस पे अच्छे हमें रिव्यूज में मिलेंगे। देखिए अगर तो ये आ जाता तो बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे जो है वो माजूर अफराद की जो है वो 40 से 50% मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के हवाले से, क्योंकि जितना लंबा प्रोसेस था ये उनमें बड़ी मुश्किलात थी। मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि इस तरह जो है वो पहले वो ज़िलाई जो उनके मुतलका ज़िलाएँ हैं वहाँ पर जाके ज़िलाई ऑफिस में महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफिस में जो जाके एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद उनको इंतज़ार करना पड़ता था, उनका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता था, फिर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता था, फिर वहाँ पर जाके वो अपना चेकअप करवाते थे। चेकअप करवाने के बाद उन्हें जो है वो माजूरी का सर्टिफिकेट, मजूर हैं या नहीं हैं उस हवाले से उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था। अब ये होगा कि वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से जो है वो, अगर मोबाइल ऐप भी इन्होंने कहा जी हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा ये कुछ 2-3 महीने में ही ये लॉन्च कर ली जाएगी। देखें कोशिश तो ये कर रहे हैं 30 जून तक का जो है वो टाइम दिया गया है 2022 तक, तो अगर उससे पहले हो जाए तो माजूर अफराद के लिए देखिए ये वो तबका है जिन पर सबसे पैसा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, जिनके ऊपर इतनी नवाजिश नहीं की जाती। दूसरा मुझे बताइए फाद के इस प्रोजेक्ट से पहले जो है महकमा वेलफेयर वो क्या क्या इकदाम उठा रहे हैं माजूर अफराद के हवाले से, क्या वेलफेयर कर रहे हैं उनके? देखिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद के मुख्तलिफ सेंटर भी बनाए जाते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई खास इकदामात माजूरों के हवाले से जो है वो नहीं किए जा रहे उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए कोई खास इकदाम आपने जैसे बताया नाबीना अफराद भी एहतजाज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनके क्या मुतालबात? उनके मुतालबात भी जो है वो जॉब्स के हैं। उनका मुतालबा ये है कि उन्हें 3% कोटे के मुताबिक जो है वो जॉब फराहम की जाए स्पेशल अफराद को। अब देखिए जिस तरह अभी यावर अब्बास बुखारी साहब ने भी ये कहा है कि सरकारी इदारों में वो उस कानून की तशरीह दीगर अपने तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना माजूर अफराद को करना पड़ रहा है, और उनका जो 3% कोटा सरकारी तौर पर उन्हें मिला हुआ है, यानी कि हुकूमत की जानिब से उन्हें दिया गया था 3% कोटा, ठीक है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब उस पर अमल दरामद ना होने का मकसद यह है कि बहुत से माजूर अफराद जो हैं वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो उनको उनकी जो है वो जॉब्स बनती है उससे वो महरूम है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो उसके लिए सबसे बड़ी देखें, अगर माजूर शख्स को सरकार भी जो है वो नहीं करेगी, उसकी फलाह बहबूद के लिए इकदाम नहीं करेगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर सरकारी इदारे उनको जॉब्स नहीं देंगे
उनका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा, और वो जो है वो अपनी जो है वो रोजी रोटी के लिए फिर उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं बेचारे भीख मांगते बिल्कुल फिरते हैं, बिल्कुल आप ऐसा ही है। दिखाई बहुत से देते हैं ऐसे रोड लोग हैं पे। जिनको हमने देखा है कि जिनकी एबिलिटी वहीं पे रह जाती है, जिनको कामकाज नहीं मिलता और कोटा होने के बावजूद भी वो उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अलमिया है हमारी सोसाइटी का। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आए हैं। मजीद भी जनाब आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो हम सब की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, और हमें से बेशतर नौजवान जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी करते हैं, जहाँ पे ये ऐप्स सोशलाइजेशन का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया के इंसानी सेहत पर असरात के हवाले से एक डिबेट शुरू हो चुकी है। इस हवाले से कई तहकीकात सामने आ चुकी हैं कि सोशल मीडिया के हद से ज़्यादा इस्तेमाल ज़हनी और जिस्मानी सेहत को मुतासर करता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी बिनाई भी मुतासर हो सकती है, और इसके साथ साथ दिमागी और नफ्सियाती मसाइल में भी बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। लोगों में हसद और एहसास कमतरी जैसे नफ्सियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से तनकीद और ट्रोलिंग कई लोगों की जिंदगियां तक ले चुके हैं, और ये एक अलमनाक सिचुएशन बनती जा रही है। और तहकीक से ये बात भी साबित हो चुकी है कि सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में जहनी दबाव और ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ब्लैकमेलिंग का निशाना बन रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात है मेरी परवेज है। मेरी, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी, आज हम बात करें सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा बन चुका है। सेलिब्रिटीज़ भी हैं और बाकी लोग भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो या तो इससे ब्रेक ले रहे हैं या परमानेंट इसको बंद कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है कि ये दबाव इसका बढ़ता जा रहा है और हमें इससे अब गैप लेना शुरू कर दिया हमने? आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी जितनी भी इसकी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो इसकी डिफरेंट चीज़ें जिसकी वजह से जिस तरह से ये लोगों को अफेक्ट करता है आपने बताया। हम ऐसे करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला आपने ये बताया कि किस तरीके से फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ये अफेक्ट करे। फिजिकल हेल्थ के अंदर ये हो गया कि आपकी आंखों पर असर पड़ रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, नेक स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं। उसकी वजह से आप पूरा दिन कैसे फटीग्ड रह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कई ज़्यादा काम जो हैं, आज अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं या आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, आप कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, अगर आपका शोल्डर्स और कंधों के अंदर एक स्ट्रेन पड़ा हुआ है तो दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट यू। और उस स्ट्रेन की वजह से आपको कॉन्सिक्वेंस जहनी दबाव का भी हो सकता है और उसका उल्ट भी है। अब उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर बात करें, आपका जो जहन है उसकी भी एक कैपेसिटी है। अगर हम ये कहें कि हम जितनी इसको इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी कम है, तो इसलिए सुबह उठते साथ अगर मैंने 1.5 घंटा स्क्रॉल किया है और उस 1.5 घंटे में मैंने 150 मीम्स देखे हैं और 50 वीडियोस देखी हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि आप स्वाइप करते जाएंगे, आपको 10 सेकंड्स की 5 सेकंड्स की वीडियोस मिल जाएंगी, विच कुड बी फनी, विच कुड बी इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ऑल ऑफ दोज, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया का सारा कंटेंट गलत है या ख़राब है, लेकिन आपके जहन की एक कैपेसिटी है और अगर आप उस कैपेसिटी से एक्सीड करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से आपके जो बाकी के दिन के जो काम हैं, डिसीजन मेकिंग से लेकर अपने काम पर फोकस करना, मेमोरी के ऊपर असर पड़ना, ये सब चीज़ें आपकी अफेक्ट होंगी। अच्छा, अब इसके ज़्यादा अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाएं, जो आपने एंड पे बात की कि किस तरीके से हमने अब ये इसको एक सोशलाइजेशन का एक तरीका बना लिया है। डिजिटल सोशलाइजेशन, वर्चुअल सोशलाइजेशन जो है, अगेन ये कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप बहुत से अच्छे लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप बहुत से अच्छी चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगेन अगर ये एट द एक्सपेंस ऑफ योर पीस है या आपकी सोशल सराउंडिंग जो कि रियल एनवायरनमेंट है, अगर मैं आपसे बात करने के बजाय अभी इंस्टाग्राम खोल लूँ
और मैं अगर अपना टाइम जो है ये स्पेंड करने में, मैं आपकी ही चाहे प्रोफाइल देख रही हूँ, बट आई एम लुकिंग मोर ऑन योर प्रोफाइल रादर देन यू इन पर्सन, तो फिर ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन को ब्रेक करता है। दैट मीन्स कि इंसान जो है उसकी नीड है कि उसने फिजिकल इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन करना है। अगर हम उसको नेचर के अगेंस्ट जाकर हम उसको टेक्नोलॉजी पकड़ा देंगे तो फिर वो ऑब्वियसली उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो। बिल्कुल ऐसे ही है, हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और वो चाहे हम लोग हो, आम शहरी हो या फिर सेलिब्रिटीज हो, वो सारे कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। तो मेरी मैं आपके साथ भी और अपने नाजरीन देखने वालों के साथ भी एक सोशल मीडिया की खबर है वो शेयर करना चाहूंगी कि गुलकारा मोमिना मुस्तहसन 1.5 माह बाद सोशल मीडिया पर वापस आ गई है। गुलकारा ने 25 जून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर के साथ कहा था कि हम आर्जी तौर पर बंद हैं। कल जब वो दोबारा ऑनलाइन आई तो उन्होंने ऑफलाइन जिंदगी को खूबसूरत तरीन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मवाद और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपनी दुनिया बुरी लगना शुरू हो जाती है उसकी वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। मोमिना ने अपने मद्दाहों को पैगाम दिया है कि जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, सिर्फ आगे बढ़ते रहना ही इन मसाइल का हल है। और जैसे कि वो भी कुछ ब्रेक लेने के बाद सोशल मीडिया से वापस आ गई है। और मेरी जैसे उन्होंने भी कहा कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं उसकी वजह से हम अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ या उस पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा हम अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए। फिर ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब कर देता है हमारे नफ्सियात को और हमारी अपनी पर्सनालिटी को। बिल्कुल, कंपैरिजन ना सिर्फ आप लोगों की मटीरियलिज्म से करते हैं, अब दुनिया के अंदर खूबसूरती की कमी नहीं है, दुनिया के अंदर अच्छाई की भी कमी नहीं है। अब जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और ऑटोमेटिकली आप जब देखते हो कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत इंसान भी मौजूद है, अच्छे काम भी वो कर रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको इन्फ्लुएंस करती हो, इंस्पायर करती हो, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग है, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप कर सकते हैं, शायद आप नहीं कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं, एनवियस हो गए हैं, हसद कर रहे हैं कि यार मैं क्यों नहीं इस पोजीशन के अंदर हूँ, इसके अंदर सबसे बेहतरीन हल जो इस चीज़ का है वो ये है कि आप अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाएं कि ये जो मुझे नज़र आ रहा है हो सकता है कि वो अगले इंसान की रियलिटी हो, लेकिन आपकी जो लाइफ है, आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, अगर हाउ अबाउट हम वो चीज़ें देखें जो हम कर सकते हैं और वो नहीं जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि जब आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हम नहीं कर सकते या जो अचीवेबल नहीं है, दैट्स व्हेन हम अपने अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। या सो वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, that leads on to further anxiety and depression and loneliness. अब I would not want to talk about depression right now, but just anxiety और depression में लोगों को अक्सर confusion होता है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। एंजाइटी ऐसी है जो आपको बेचैन कर दे, ठीक है, अगर सिंपल लफ्जों में कहूँ, और डिप्रेशन वो है जो आपको उदास कर दे, ठीक है। तो एंजाइटी अगर ऐसी चीज़ है जो कि आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है, इतनी थॉट से एक थॉट से दूसरी थॉट पे जंप कर रहे हैं, ये क्यों होता है? मोस्टली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगर हो तो वो इस वजह से होता है कि हम कॉन्स्टेंटली वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, लोगों को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और आपका जो जहन है वो एक जगह पर रुकता नहीं है, फोकस नहीं हो पा रहा। अब इस फोकस को गेन करने के लिए आपने क्या करना है? माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि आप मेडिटेशन के जरिए सीख सकते हैं, जो कि आप आप मेडिटेशन का भी ना एक मिथ्स है कि भाई आपको मे बी एक डार्क रूम और लाइट म्यूजिक और कैंडल्स लगाओगे तो तभी मेडिटेशन, यू कुड डू मेडिटेशन राइट नाउ, ठीक है। आई कुड आस्क यू कि आप एक दफा अपनी लेट्स से स्टार्ट टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ब्रीद इन करते हैं, फोकस करें कि जी आप 4 सेकंड तक एटलीस्ट यूर ब्रीदिंग इनसाइड, you stay there for a second and when you breathe out with exhaling from your mouth, and when you breathe out तो आपने कोशिश करनी है जितना स्लो आप ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है, and remind yourself that when you're taking in inside that energy and that oxygen, that's positive energy, and when you take it out and exhale it from your mouth तो आप negative energy और toxins को निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप को कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो अब किसी को समझाना है, आपने किसी को समझाने से पहले हाउ अबाउट यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और अपने आप से बात करें, और फिर उसके बाद गो ऑन द सोशल मीडिया एंड रैंट ऑल्सो। मोमिना ने जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि कैसे उन्होंने 1.5 महीना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ही एग्जांपल दी है टू पीपल कि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस,
एंड नाउ आई एम शेयरिंग इट। तो ये आप हर किसी के लिए मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी टेक्निक्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में मौजूद होती हैं चीज़ें कि कैसे आप यू कैन लिमिट योर टाइम ऑल्सो। आप फ़ोन में अपनी लिमिट लगा दें। आप सुबह उठते हुए ये कोशिश करें कि बिफोर पिकिंग अप माई फ़ोन मुझे नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर मुझे बेड से उतरना है और मैंने अपने आप को फ्रेश करना है। पहला 1 घंटा उठने के बाद सोशल मीडिया को टच मत करें और उसके बाद चेक योर नोटिफिकेशन। लेकिन हमारी आंख खुलते ही हम अपना फोन ढूंढ रहे होते हैं, फोन मिल जाए हमें। बट देन फोन मिल गया, आपने टाइम देख लिया, जरूरी काम हो गया, मे बी अगर आपके कोई कमिटमेंट है आपने वो देख ली, बट देन लीव इट। 1 घंटे तक ये रूल बना लेना अपने लिए। आसानी हो जाती है जब हमारे पास रूल्स और पॉलिसीज होती हैं। खुद ही अपनी जिंदगी में आसानियां भी पैदा करनी है और मसाइल भी पैदा करने हैं। जितनी हम आसानी अपने लिए बनाएंगे उतना ही वो बनेगी आसानी। दूसरा, अगर आप बताएं मुझे आइडियली कितना टाइम हमें देना चाहिए अगर सोशल मीडिया की बात करें, या फोन हमने यूज करना है सोशल मीडिया के लिए, एक दिन में कितना यूज करना चाहिए आइडियली? अच्छा, अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि आजकल, क्योंकि देखें बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑनलाइन हर चीज करनी पड़ी। पढ़ाई से लेकर काम से लेकर सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आज एक बंदा कोई भी प्रोफेशन के अंदर है, उसके लिए ये एक मतलब पक्की धत्ती उसकी चीज है कि उसने सोशल मीडिया पे ही अपने आप को मार्केट करना है। चाहे वो कोई साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट है, उसने सोशल मीडिया पे अपना फेस जब तक नहीं प्रोमिनेंट किया तब तक उसको वाकई में काम के अंदर भी मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल। जिस दिन आपने सोशल मीडिया पे 1 हफ्ता आप गायब हो गए, आपको अगले हफ्ते शायद लोग भूल जाएंगे और आपको पता है कि अगर मैंने काम करना है और कंटिन्यू करना है इस चीज को, तो आई हैव टू बी देयर। ये चीज़ें साइड पर, बट अगर आप प्रोफेशनली इसको यूज़ करें तो आईड से नॉट मोर देन अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स एंड दैट टू नॉट इन अ गो बट इन बिट्स एंड पीसेस। ठीक है, ये होना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो मतलब जॉब नहीं भी कर रहे, या वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा दिन मेरी वो एक ही जगह बैठ के सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं। और अच्छा, उनके जो मतलब देखते हैं उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर जाती है, उनके अंदर से वाइब्स आ रही होती है नेगेटिव। आपने ये बात बहुत सही की है कि किस तरीके से वो लोग जो कि घर पे बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द कंटेंट जो वो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी या माइंडसेट शेप अप कर रहा होता है। जो कंटेंट वो देख रहे हैं, आप अगर बच्चों की भी बात करें, अब बच्चों के केस के अंदर ये है कि वो तो वैसे ही थोड़े से वल्नरेबल है, लेकिन इवन एडल्ट्स भी, हम लोग भी अगर एक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट और वो किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, अगर वो कुछ अरसे तक देखते रहते हैं तो हमारा माइंड स्टार्ट्स टू बिल्ड विद दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बिफोर आई मिस इट आउट, अगर आपको मुश्किल हो कि हमने कितना फ़ोन यूज़ करना है और कब करना है कब नहीं करना, 2 सिंपल चीज़ें याद रख लें। एक जो मैंने पहले बताई कि आप सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक एटलीस्ट डोंट यूज योर फोन। ट्राई एंड मेक दिस अ हैबिट, ताकि इस हैबिट के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होगा कि कैसे आपका दिमाग, आप एक्चुअली पूरे दिन के बारे में सोचेंगे कि अच्छा मैंने क्या उठ के करना है, मैंने क्या प्लान करना है, रादर देन सीइंग के ओ मोमिना क्या कर रही है और फाइजा क्या कर रही है और हसीना क्या कर रही है। एंड देन सेकेंड, बिफोर स्लीपिंग कोशिश, वो जैसे कहते हैं ना कि सोने से 2 घंटे पहले तक खाना ना खाओ, कैफीन ना लो, तो उस तरीके से फोन भी ना लो। दूसरा, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज ये शिकायत करते हैं मेरी कि उनको सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा एक तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, दूसरा गालियाँ दी जाती है। तो ये इतना ज़्यादा ये जो गालियाँ और ये जो तनकीद ये भर गई हुई है लोगों के अंदर, ये कहाँ से आ रही है? भी सोशल मीडिया से ही आ रही है। साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग हमारे यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि लोगों के पास इतने गट्स नहीं होते कि वो किसी को ऑन द फेस कोई बात कर सके। ठीक है। और अब जब उनको ये पता है कि बिहाइंड द स्क्रीन में बैठा हुआ मैं फेक प्रोफाइल या अपनी प्रोफाइल से भी अगर कुछ करता हूँ या करती हूँ, तो अगला बंदा क्या ही कुछ कर लेगा। कौन इतनी एफर्ट करेगा कि वो FIA ऑफिस में जाए और वो पूरी एक अपनी वो कंप्लेंट लिखवाए और अपने आप को रजिस्टर करवाए, क्योंकि लोग इस झंझट से बचने के लिए अपने आप को समझते हैं कि ठीक है मैं अपनी चीज़ ही चेंज कर लूँ, मैं कमेंट्स डिलीट कर दूँ, कोई मैसेज आता है मैं ब्लॉक कर दूँ। हम कन्वीनियंस ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शट ऑफ करने के लिए पहली बात तो ये है कि आई थिंक कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट अगर FIA सर्विस प्रोवाइड कर रही है, साइबर क्राइम सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी है जो कि एक्चुअली इफेक्टिव हैं। आई ट्राइड इट माई सेल्फ एज वेल। एग्जैक्टली है, इफेक्टिव है। आपका आगे से प्रॉपर रिस्पॉन्स लिया जाता है जो बंदा होता है, बिकॉज साइबर क्राइम के लिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उनके लिए
इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स। वो मिनट्स के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बंदा है, किसकी प्रोफाइल है, कहाँ रहता है, आईडी कार्ड या पूरी फैमिली हिस्ट्री वो निकल आती है। एग्जैक्टली। तो अगर तो दो चीजें, एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये एक सर्विस मौजूद है और वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरा ये ख्याल है कि जो बुलिंग कर रहे होते हैं ऑन सोशल मीडिया, आपकी अगर अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी वीकनेसेस हैं जो आप अगले बंदे पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तुम बोलती कैसे हो, तुमने फलाने के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, फलाना टमकाना, दीज आर समटाइम्स उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो दैट्स अ सैड पार्ट फॉर देम। तो हमें उनको भी एजुकेट करने की बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मेरी आपके आने का भी और फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। मेरी परवेज हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बारे में कि किस तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सोशल मीडिया की वजह से डिस्टर्ब होती जा रही है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से और बुक रिव्यू की बात करते हैं। तो बुक होम पब्लिकेशंस ने दुनिया की बेहतरीन किताबों के तर्जुमे की सीरियल शुरू की है जो सेल्फ हेल्प के मौजू पर है और आज आपका तारुफ जिस बेस्ट सेलर किताब से करवाने जा रहे हैं उसका नाम है हसूल मकासद के राज, जो ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। मुसन्निफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है और ये किताब हमें बताती है कि आप अपने मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। मुसन्निफ ने इस किताब को 21 बाब में तकसीम किया है जिनमें अपनी पोशीदा सलाहियतें बेदार कीजिए, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ संभालिए, अपना मुस्तकबिल खुद बनाइए, अपने हकीकी मकासद मुतय्यन कीजिए, अपने कतई वाहिद मकसद बारे फैसला कीजिए और शुरू से आगाज़ कीजिए वगैरह शामिल है। तो जनाब अगर आप अपनी सलाहियतें निखारना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और बुक होम्स की तरफ से ये शाया की गई है और आपको वहाँ से ये आसानी मिल जाएगी। और मुझे आपने इजाज़त देना, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।